चलिए दोस्तों, एक्चुअली नेट की डेट भी डिक्लेयर हो गई है। 1 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर है नेट का। उससे पहले क्या होता है कि कई सारे जो कैंडिडेट्स जो नेट का पेपर देने जाते हैं वो पिछले क्वेश्चन पेपर्स उनके सॉल्यूशन को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं एक ये मॉक टेस्ट है यहाँ पे जो मैं खुद करने जा रहा हूँ और इस पे मैं बताऊँगा, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं कर रहा हूँ। देखिए, कई ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिनको हम अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएं तो उनको कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जो इसमें 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे मुझे आते हैं, बट हाँ मोस्टली अगर दिमाग लगाया जाए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने नहीं भी पढ़ी होती हैं फिर भी हम उनको कर सकते हैं। जैसे चलो हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे यूजीसी नेट। ये हमारी एनटीए की वेबसाइट है। इस पे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें हम इंग्लिश का पेपर करेंगे। भाई इंग्लिश का पेपर कहाँ पे है, चलो हम देखते हैं उस चीज़ को। हाँ, ये है इंग्लिश पेपर 2 जून 2019 का। इसको सिलेक्ट किया, स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक किया मैंने। अब ये एज ए डेमो मीन्स मेरा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये पासवर्ड ऑलरेडी मेरा सेव है क्योंकि मैंने एक दो पेपर इस पे किए हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और क्योंकि ऐसे ही पेपर करना होता है, मैं जब हम देने जाते हैं ऐसे ही आएगा वहाँ पे खुल के। उसको हमें यहाँ पे ये करना है, इस पर क्लिक करना, आई हैव रीड द एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना। अब ये आपके सामने पेपर खुल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, जो कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टॉमस हार्डी वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड बाय द सेंचर्स डेथ बेड। अब यहाँ पे टॉमस हार्डी वाज टाइटल्ड बाय द सेंचुरीज डेथ बेड मीन्स कौन सी ऐसी पोएम है जो जिसका ओरिजिनल टाइटल ये था। तो ये शायद द डार्कलिंग थ्रस पोएम है, द डार्कलिंग थ्रस। अब इसको हम कर भी सकते हैं द डार्कलिंग थ्रस, जो भी मतलब डेथ बेड से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या, सेकेंड क्वेश्चन जो है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस फिट्स द यूनिट ऑफ वर्स डेक्टाइल। अब इसको हम कैसे करेंगे, आयम्बस ट्रॉची एनापेस टेक्टाइल मीन्स आयम्बस का जो अपोजिट है वो ट्रॉचेइक होता है और एनापेस्ट का डेक्टाइल होता है। तो आयम्बस में क्या होता है, पहला अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड होता है, और ट्रॉची में क्या होता है कि पहला स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। ऐसे ही एनापेस्ट में क्या होता है, जब टू स्टार्टिंग में अनस्ट्रेस्ड होते हैं फिर स्ट्रेस, तो इसका उल्टा डेक्टाइल पूछा गया। तो टू इसमें सॉरी, जो वन स्ट्रेस्ड उधर वाला वो इधर आ जाएगा, वन स्ट्रेस हो जाएगा, अनस्ट्रेस बाद में चले जाएंगे। तो इसमें देखते कौन सा ऑप्शन है, वन स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस सिलेबल, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन मैंने क्लिक किया, इसको सेव एंड नेक्स्ट किया। अब हम देखते हैं क्या है, हु रोट ए गाइड कॉल्ड हाउ टू राइट ए डॉक्टरल थीसिस, द ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स कंसिडर्ड इक्वल इन स्टैंडर्ड टू द अमेरिकन एमएलएस हैंडबुक और द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। तो इसमें देखा जाए कौन सा होगा, एलन रोबोग्रिलेट, सिसर पेप्सी, उम्बर्टो इको, लियो स्पिट्जर। तो इसमें हम बात करेंगे तो हम उम्बर्टो इको इसमें जो हैं ऑप्शन में होगा। तो इस पे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। फिर क्या, हु ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द फॉलोइंग लाइन्स, You seem to understand me by each at once, or choppy fingers laying upon her skinny lips. You should be woman, and yet your beards forbid me to interpret. ये लाइन्स जो है शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उससे ली गई हैं। तो ये जो है इसमें द विचेस इज मैकबेथ, उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, दैट इज। तो इसको हम क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। फिर क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इन सेसरन लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज क्या होता है, सेसरन लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है कि एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस होता है लैंग्वेज, ठीक है। इसमें एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हम देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द घोस्ट ऑफ फिरोज शाह बाग। तो ये इनकी रोहिंटन मिस्त्री ने लिखी है शॉर्ट स्टोरी, ना विक्रम सेठ होंगे ना वी एस नायपाल होंगे। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें रोहिंटन मिस्त्री।
हाँ, अब इसको हम पढ़ते हैं क्या है। ऑल इन द वर्ल्ड नो द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटीफुल एंड इन डूइंग दिस दे हैव द आइडिया ऑफ ब्रैकेट में लिखा है व्हाट अगलीनेस इज, दे ऑल नो द स्किल ऑफ द स्किलफुल एंड इन डूइंग दिस दे हैव द आइडिया, अगेन द आइडिया ऑफ लिखा है। तो ऐसे ही पूरा जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, द आइडिया ऑफ बार बार ये उसमें आता है। तो जो द आइडिया ऑफ, हमारे अंदर कुछ आइडियाज़ होते हैं वो क्या शो करते हैं, हमारे प्रायर नॉलेज को शो करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ओमिनस लिटिल फ्रेज द आइडिया ऑफ, इन्होंने पूछा है। तो ये क्या है, द आइडिया ऑफ प्रायर नॉलेज होता है हमारा। इस पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट करके। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड डज द टर्म कॉमेडी डिराइव एंड व्हाट डज इट मीन। तो कॉमेडी जो है किस ग्रीक वर्ड से ली गई, तो वो सेकेंड वाला है कोमीडिया, जिसका मतलब रिवेल सॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जियाउद्दीन सरदार स्टेटमेंट। अब हो सकता है हमने ना पढ़ा हो इनका स्टेटमेंट, हालांकि कल्चरल स्टडीज़ को पढ़ना है। कल्चरल स्टडीज़ में कई सारे हैं, जियाउद्दीन सरदार हैं, होमी भाभा हैं, रेमंड विलियम्स हैं, मिखेल बख्तिन हैं, स्टीफन ग्रीनब्लैट हैं, मिकेल फूको हैं, ये सारे हैं, इनको पढ़ना होगा। इनको पढ़िए आप। कल्चरल स्टडीज़ को थोड़ा बहुत देख लीजिए आइडिया। तो कल्चरल स्टडीज started as a dissenting intellectual tradition outside academia dedicated to exposing power in all its cultural forms, but it has now become a discipline and a part of the academic establishment and its power structure। अब इन्होंने एकेडमिक की बात कर दी यहाँ पे। जब बात एकेडमिक की है तो हमने नहीं भी इसको पढ़ा होगा स्टेटमेंट, तब भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दिया है ऑप्शन में, तो थर्ड को हम ऑब्वियसली क्लिक करेंगे। ठीक है, सेम एंड नेक्स्ट में चले जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ रिव्यूड इन जॉर्ज ऑरवेल से इनसाइड द वेल। तो इनसाइड द वेल मीन्स ये कह रहे हैं कौन सा वर्क है जिसको उसमें रिव्यू किया गया है। तो ये हेनरी मिलर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसमें इनसाइड द वेल को एक्चुअली ये सेक्सोलॉजी पे है। जो हेनरी मिलर का द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है, जिसको आप पढ़िए। और तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं वाई डिड टी एस एलियट असर्ट दैट वर्जिन नॉट होमर इज़ द पोएट ऑफ यूरोप। मीन्स ये कहते हैं कि वाई डिड टी एस एलियट असर्ट दैट वर्जिन नॉट होमर इज़ द पोएट ऑफ यूरोप। ठीक है, हमने नहीं पढ़ा टी एस एलियट को, उन्होंने क्या कहा, फिर भी अब उन्होंने जब कहा है कि वर्जिल जो है पोएट ऑफ यूरोप है न कि होमर, तो क्यों, इसलिए कहा होगा ना देर आर सम इनिशियल मोरल कंसर्न इन वर्जिन। वर्जिल में पहले से ही कुछ मोरल्स होंगे, तभी तो होंगे, तभी तो इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि विच एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड वाज द फर्स्ट वन टू हैव द प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ। अब ये लिरिकल बैलेड जो पब्लिश हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का, इन्होंने 1798 में इसको लिखा था, लिरिकल बैलेड को पब्लिश कराया था, और जिसमें प्रीफेस नहीं था। तो प्रीफेस बाद में 1800 में इसको ऐड किया गया था, तो इसके 3-4 पब्लिकेशन आए थे। ठीक है, तो इसमें 1800 ये सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। फाइनल इसका वर्जन आया था 1850 में, तो इसको ध्यान रखना हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, इन इलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्लूटार्क हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन अमंग द पेरम्बुलेटिंग वुमेन। मीन्स इसमें क्या है कि तो हमने ग्रेजुएशन में भी मोस्टली ये पोएम है इलियट की। तो इसमें क्या है, माइकल एंजेलो को इन्होंने उसमें डिस्कस करते हैं ये लोग। तो थर्ड दैट इज। अब इसमें क्या है, 14वां क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि विच टाइप ऑफ टेक्सुअल कॉपी इज कंसर्न विद एन असेसमेंट ऑफ द फिजिकल डिटेल ऑफ द books and their exact relationship to the condition in which the book was planned to appear at the time of its initial publication। तो वो क्या एक आइडियल कॉपी होती है, उससे पहले पब्लिश कराने से पहले तो उसी को एवेल्यूएट किया जाता है, तो वो एक आइडियल कॉपी होगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन वाज अबंडन्ड अनफिनिश्ड। हालांकि ये सारे नॉवेल जो जेन ऑस्टिन के ही हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं कौन सा है जो अनफिनिश्ड है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो द वाइट सन्स है वो अनफिनिश्ड है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल बाय जेजी फेरल डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ ए पोलियो विक्टिम। यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रबल्स, द सिंगापुर ग्रेप, ऑन द हिल स्टेशन, ये 3 ऐसे हैं जो इनके कहे जाता है ट्रायोलॉजी हैं। सॉरी शायद द हिल स्टेशन नहीं, उसमें एक दूसरा नॉवल है जो कि ट्रायोलॉजी में आता है, जो सब टाइटल है इसका। तो जो लंग है जो इनका नॉवेल, उसमें पोलियो विक्टिम की बात करी गई है। अब देखो ये अपोजिट बिल्कुल लग रहा है, तो लंग है तो पोलियो विक्टिम की बात करी गई, तो इसी को हम करेंगे क्लिक। फिर हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू होम, ओ लुक अपॉन मी सर एंड होल्ड योर हैंड्स इन बेनिडिक्शन ओवर मी।
नो सर यू मस्ट नॉट नील। अब ये फेमस कोट है जो कि किंग लियर का है, किंग लियर से लिया गया, शेक्सपियर ने लिखा है इस प्ले को। अब ये कहाँ का है, लास्ट का, जब कॉर्डेलिया उसको ये लोग जेल में बंद कर देते हैं प्रिजन में, फिर लास्ट में लियर भी वहीं पहुँच जाता है, तो ये वहीं का है, कॉर्डेलिया लियर से बोलती है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही दैट इज़ नॉट विद अस इज अगेंस्ट अस, ही दैट इज़ नॉट अगेंस्ट अस इज विद अस वो सर्टेस। तो ये वेरी फेमस कोट है जो कि फ्रांसिस बेकन का है। इसमें सेकंड पे हम क्लिक करते हैं, इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। चलो, मैच द कैरेक्टर विद द नॉवल। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हैं, केटे फ्लोरेंस, मिस हैविशम, मैग्नीज, इधर नॉवेल्स दिए हैं। तो हो सकता है आपने सारे ना पढ़े हों, सारे ना पता हो आपको, लेकिन मिस हैविशम जो कि है मैंने पढ़ रखा है, जो कि मिस हैविशम होती हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन में होती हैं, तो जो कि चार्ल्स डिकेंस का नावल है। तो यहाँ पे देखते हैं सी का फर्स्ट किसी में है, सी का फर्स्ट, हाँ ये सेकंड ऑप्शन हमारे सामने रखा है, तो हम सेकंड पे इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन है ये हमने पता चल गया, अब इसको अगर हमें याद भी करना तो बैक में जा रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, इन्होंने दिया है सी का सेकंड दिया है, तो सी का सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, मीन्स 1 मिनट, कौन सा क्लिक किया हमने, 1 मिनट 1 मिनट मिस हैविशम सी का फर्स्ट, ओके सी का फर्स्ट मीन्स दूसरे में है। तो इसमें देख लो ए का सेकंड, ए का सेकंड का मतलब है केटे, केटे किस में है, निकोलस, निकलबी में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बी का फोर्थ, बी मीन्स फ्लोरेंस किस में है, डॉम्बी एंड सन में है। फिर उसके बाद सी का फर्स्ट तो पता ही है, डी का थर्ड इग्नीस, इग्नीस किस में है, डेविड कॉपरफील्ड में है। तो ऐसे करके भी हम इनको याद रख सकते हैं। फिर चलो हम चलते हैं 7 नेक्स्ट में। हाँ, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 मिनट 20, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स वर एम्फेसाइज्ड बाय वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। वुड्स डिस्पैच जो आया था एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि हम बीएड वगैरह में पढ़ते रहते हैं। तो 1854 में क्या इन्होंने किन 2 पॉइंट्स पे एम्फेसाइज किया था, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टीचिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद स्टडी ऑफ वन ऑफ लैंग्वेज, दैट इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात, ये था उसमें प्रोविज़न। कंपलसरी इंक्लूजन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये तो नहीं था, क्रिश्चियनिटी को कहाँ उन्होंने करिकुलम में इंक्लूड किया था। द ग्रेजुअल विथड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट पैटर्न्स फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज, तो ये भी नहीं था। द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, ये भी था। तो इसमें देखिए ए एंड डी ऑप्शन है, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, 7 नेक्स्ट। फिर है व्हाट इज़ द प्रीस एंट्री टू ओडिपस इन द ओपनिंग सीन ऑफ ओडिपस रैक्स, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें क्या है, देखिए टू लिबरेट थीव्स फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ द स्फिंक्स, नहीं ये नहीं है इसमें। तो rid थीव्स ऑफ द प्लेग दैट अफ्लिक्ट्स इट्स पीपल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देख लीजिए 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। टू एफर्ड द थेबेंस द लग्जरी ऑफ नेवर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, नहीं होगा। टू सेंस क्रियोन टू सीक एडवाइस फ्रॉम द ओरेकल ऑफ डेल्फी ओरेकल, ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको हम 7 नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि मदर इन द कैथेड्रल, जो कि ड्रामा है टी.एस. एलियट का, इन्होंने 1 2 3 ही ड्रामे, द फैमिली रियूनियन और ये मतलब मदर इन द कैथेड्रल, जो इनके जो है फेमस, हालांकि द कॉकटेल पार्टी भी इन्होंने लिखा है, तो ये फेमस है इनके प्ले। द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट रीजन टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वाई इज़ द टेम्पटेशन रीजन फॉर द स्पीकर ऑफ द लाइन, तो ये क्या है, इट इज़ ओनली सेल्फ सर्विंग, दैट इज़, इसको पढ़ के भी हम ध्यान लगा सकते हैं दिमाग कि ये सेल्फ सर्विंग है, इट इज़ नॉट इंटेंडेड भी नहीं है, वायलेंस एंड नॉर्म भी नहीं है, इट्स कॉन्स्पिरेशनल नहीं है, बिल्कुल ये अलग क्वेश्चन है, पढ़ के थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, हो जाएगा आराम से। फिर चलो फिर से क्वेश्चन आया है 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नॉवलिस्ट हैज़ इन द गिवन ऑर्डर कैप्टन अहब, मिस्टर प्रेने, रेड्रोग्यूसर एंड डेजी मिलर एज कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल, देयर नॉवल मीन्स, ये जो है कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं। अब ये किसने मतलब लिखा है इनको, किस नॉवलिस्ट ने इन कैरेक्टर को अपने नॉवेल्स में रखा है, तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ हम हेस्टर प्रेने को हमने पढ़ रखा है, जो कि द स्कारलेट लेटर में है। तो इसको स्कारलेट लेटर लिखा था नेथनियल हॉथरन ने, तो इसको देखते हैं। ये सेकंड में दी है ना, पहले पे कैप्टन अहब है, सेकंड में हेस्टर प्राइने है, तो हेस्टर प्राइने मीन्स नेथनियल हॉथरन भी सेकंड में होना चाहिए किसी ऑप्शन में, पहले में तो तीसरे पे हैं तो नहीं होगा, दूसरे में ही हैं ये दूसरे नंबर पे, बाकी और किसी में नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है, अगर एक भी अगर कीवर्ड हमने पकड़ लिया तो उससे कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसमें होगा, जो कि दैट इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी हम और भी देख सकते हैं। अब सेकंड जैसे हरमन मेलविले, इनके में कौन, इन्होंने कैप्टन अहब को रखा है अपने में। फिर थर्ड में क्या है, रोड्रिग यूसर, इनको एडगर एलन पो ने रखा है।
डेजी मिलर, हेनरी जेम्स ने रखा है। तो ये इसको हम करके आगे बढ़ते हैं। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स विद द करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे दिया फार्स, दिया फार्स तो सबको पता होगा क्या होता है, जो करेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड ह्यूमर, वाइल्ड एंटिक्स, स्लैप स्टिक्स, इट्स, ये जो फार्स के फीचर होते हैं। और फिर चलो प्रॉप्स हमें नहीं पता, म्यूजिक हॉल नहीं पता, क्लोसेट ड्रामा तो सबको पता होता है। क्लोसेट ड्रामा क्या है, ड्रामा रिटन टू बी रीड रेदर दैन एक्ट। अब देख लिए डी का सेकंड किस ऑप्शन में है, और डी का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन है जो कि सेकंड ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं और भी एक का थर्ड मीन्स, एक का थर्ड मीन्स, हाँ दैट इज़ करेक्ट, मीन्स करेक्टराइज बाय ब्रॉड ह्यूमर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट मीन्स प्रॉप्स क्या होता है, देखिए आर्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट यूज्ड ऑन द स्टेज दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स। ओके, फिर म्यूजिक हॉल क्या होता है, वैरायटी इंटरमेन ऑफ सॉन्ग्स कमिक टर्न्स दैट फ्लोरिश इन थ्रू द लेट 19th सेंचुरी दैट इज कॉल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्लोसेट ड्रामा किस में है, डी का सेकेंड है, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। इसको क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए। हाँ, फिर देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली डिफाइंस द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंडियन इंग्लिश इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया का जो कि इंग्लिश से रिलेट करता है। मीन्स पहला क्या है, ये एब्सेंस ऑफ एस्पिरेटेड कंसोनेंट। तो फिर दूसरा क्या है, सिंप्लीफाइड वॉवल सिस्टम, सही है ये। तीसरा है सिमिलर इंटरनेशनल पैटर्न, तो ये तो गलत है। प्रेजेंस ऑफ वॉइस्ड एस्पिरेटेड कंसोनेंट, तो इसमें बी और डी मुझे लग रहा है यही होंगे, तो इसमें हम सेकंड को क्लिक करते हैं। ठीक है, सेकंड को क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो सेवन नेक्स्ट करते हैं इसको। फिर व्हाट इज यूफिज्म, दैट इज सिंपल क्वेश्चन। यूफिज्म क्या, पॉम्पस एंड अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है। ठीक है, ये अफेक्टेड थोड़ा ऑर्नामेंटल तरीके से इसको लिखा जाता है, पॉम्पस स्टाइल होती है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसको हम सेवन नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्ट इन इट्स एक्सप्लिकेशन। तो फोनोलॉजी साउंड सिस्टम, दैट इज करेक्ट, फोनोलॉजी साउंड सिस्टम ही होता है। तो यहाँ पे और बाकी यही करेक्ट है। सीमियोलॉजी और गलत है, मॉर्फोलॉजी भी गलत है। तो सेवन नेक्स्ट करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टी.एस. Eliot's assertion that Shakespeare's Hamlet is an artistic failure। तो इस Hamlet's emotion is not adequately objectified, that is करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि टी.एस. Eliot ने यही बताया है, क्योंकि इन्होंने हैमलेट को क्या बताया है कि आर्टिस्टिक फेल्योर है। आर्टिस्टिक फेल्योर किस बेस पे कहा, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव थ्योरी दी है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि उनके जो इमोशंस हैं वो सही तरीके से उसमें एक्सप्रेस नहीं किए गए, ऑब्जेक्टिफाइड नहीं किए गए, क्योंकि वो डायलेमा में रहता है। उस तरीके के इमोशंस, उसके फादर को मार दिया जाता है तो वो नहीं कर पाता है ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लोर द शिफ्टिंग एंड कॉन्टेस्टेड पावर रिलेशंस नॉलेज एंड द ह्यूमन बॉडी। अब ये किसने कहा है, मीन्स हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लोर द शिफ्टिंग एंड कॉन्टेस्टेड पावर रिलेशन नॉलेज। अब ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमने कल्चरल स्टडीज़ पढ़ा है तो ये फूको हैं जिन्होंने कल्चरल स्टडी में पावर को दिया है, एक मतलब पावर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेवन नेक्स्ट करते हैं। अब देखो फिर से क्वेश्चन मैच वाला आ गया। मैच वाले तो सिंपल होते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएंगे, क्योंकि एक दो तो हमें पता ही होते हैं ना। मैच द वर्ड विद ऑथर्स। अब इमेज म्यूजिक टेस्ट, वाई मार्क्स वाज राइट, द मिरर एंड द लैम्प। अब कल्चर एंड सोसाइटी हमें पता है ना, कल्चर एंड सोसाइटी किसने लिखी है, रेमंड विलियम्स ने लिखी है। तो हम इसको आराम से कर लेंगे। अब देख लो इसमें 30 में ये किस में आते हैं, कल्चर एंड डी का सेकंड देख लो, डी का सेकंड, डी का सेकंड, जो कि चौथा ऑप्शन है। ठीक है, अब ये चौथा ऑप्शन है, आराम से इसको कर लेंगे। बाकी और भी देख लो, एक का थर्ड मीन्स, एक का थर्ड इमेज म्यूजिक टेक्स्ट जो कि दिया है रोलैंड बार्स ने। इसको याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोलैंड बार्स भी पूछे जाते हैं, इन्होंने इमेज म्यूजिक टेक्स्ट दिया है। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं बी का चौथा, बी का चौथा मीन्स वाई मार्क्स वाज राइट, जिन्होंने टेरी एग्लेटन ने दिया है। द मिरर एंड द लैम्प कौन बचे, जो एम एच अब्राम्स ने दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, द मिरर एंड द लैम्प, एम एच अब्राम्स। ठीक है, तो इसको हम करके सेवन नेक्स्ट करते हैं। फिर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टू करेक्ट स्टेटमेंट इन जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर। इन्होंने जो है जॉनसन ने किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है शेक्सपियर को, तो यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है कि 31 क्वेश्चन है ये, मीन्स हिज एथेनियंस आर नॉट सफिशेंटली ग्रीक एंड हिज किंग्स नॉट कम्प्लीटली रॉयल। फिर बात करते हैं यहाँ पे ये, he sacrifices virtue to convenience and is more careful to please than
टू इंस्ट्रक्ट। हाँ, तो ये इन्होंने इसको मीन्स बताया एक फीचर की इनके में इन्होंने क्या किया है, इंस्ट्रक्ट करने की बजाय ये लोगों को प्लीज़ खुश करने, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए बात करते हैं। हालांकि अब ये इनका विचार है, नहीं तो काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है शेक्सपियर के प्ले से। फिर ये कहते हैं ही अदर्स टू स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजी एंड गिव्स टू वन एज ऑन नेशन ओनली इट्स ऑन कस्टम। मैंने अपनी जेनर नहीं कहा है। फिर ही सेक्रीफाइस रीजन प्रॉपर्टी एंड ट्रूथ टू परस्यू एंड पुअर एंड बर्न केवल। तो ये भी है, मतलब अब इन्होंने जाहिर सी बात है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, तो यही दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा लग रही हैं कि हाँ तीखा प्रहार इन्होंने किया है। तो बी एंड डी, जो कि चौथा ऑप्शन है हमारा। फिर हम इसको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हु among the following is celebrated in John Keats line on the Mermaid Tavern। अब मरमेड टैवर्न की बात हो रही है, दैट इज़ लाइक फेस और जैक द रिपर होगा, नहीं ब्राइसन ऑफ द पार्क होगा, जैक द जेंट किलर, रॉबिन हुड की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसी को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। हु among the following analyze the naturalization of connotative meaning into myths। अब ये किसने कहा है, तो मिकेल फूको तो होंगे नहीं, क्योंकि वो पावर का कॉन्सेप्ट और उन्होंने दिया है। तो रोमन इनगार्डन जैसे रोनाल्ड बार्स होंगे इसमें, चौथा ऑप्शन। देखो रोनाल्ड बार्स लोग पूछे जाते हैं भाई। फिर इसके बाद रीड द फॉलोइंग लाइन्स इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो द apparition ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड petals on a wet black bow। which of the following poetic programs is illustrated by the above lines। तो इमेजिज्म लग रहा है मुझे, तो द मोमेंट नेचुरलिज्म सिम्बोलिज्म इमेजिज्म की बात हो रही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 35। आइडेंटिफाई द ऑथर इन हुज वर्क द करेक्टर रेसिडेंट अपीयर्स मैनी टाइम्स। तो ये तो सॉमसेट मॉम है, तो फोर्थ ऑप्शन सीधा रटाया क्वेश्चन। फिर ये है हमारा क्वेश्चन 36। इन विच आर द फॉलोइंग पेयर टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस कैन बी बेस्ट एस्टेब्लिश्ड। तो डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर है ये ELT का क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 37 क्वेश्चन है जो हमारा बाय विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मिकेल फूकोट डस पावर ऑपरेट। पावर की थ्योरी इन्होंने दी है मिकेल फूकोट ने कल्चरल स्टडी में। तो बाय राइट रेदर देन टेक्निक इन्होंने पावर के बारे में बताया कि पावर जो होता है बाय नॉर्मलाइजेशन रेदर देन लॉ, जो कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, बाय कंट्रोल रेदर देन पनिशमेंट, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं करना चाहिए। तो बी एंड सी देखो किसी में है भाई, हाँ सेकेंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। फिर 38 क्वेश्चन जो है देखिएगा, द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट और जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनॉर्ड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल टेक्स्ट बिगिन विद द अबव असर्शन। तो ये जो FR लिविस का है द ग्रेट ट्रेडिशन इन्होंने लिखा है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर इसको हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए फिर से आ गया है क्वेश्चन मैच वाला, मैच वाले बहुत सारे आते हैं। तो देखते हैं इसमें ऑब्सिडियन, फिर क्लियो, फिर इंटरवेंशन साइंस। अब ज़्यादा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि साइंस जो है ये एक है मीन्स इंटरवेंशन तो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है। साइंस आई थिंक लिटरेचर ये फेमिनिस्ट राइटिंग है। साइंस स्ट्रक्चर करके था ना वो स्टैनली फिश का शायद। तो इसमें हम देखते हैं डी का थर्ड किस में है और सी का फोर्थ किस में है। तो पहला ऑप्शन है, ए का सेकेंड ऑब्सिडन जो कि लिटरेचर एंड आर्ट्स इन अफ्रीकन डायस्पोरा है। बी का फर्स्ट क्लियो क्या है, लिटरेचर हिस्ट्री एंड फिलॉसफी है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरवेंशन क्या है जो कि पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है। साइंस क्या, फेमिनिस्ट राइटिंग है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो कि करेक्ट है। इसको हम सेव करके आगे बढ़ते हैं। अब 40 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग हु आर एसोसिएटेड विद हर्मेन्यूटिक्स। अब इसमें अगर बात करें तो एडवर्ड हसरेल भी हैं, मार्टिन हेडगर हैं जो कि हर्मेन्यूटिक्स से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ये किस में आ रहे हैं, मींस ए एंड सी पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। अब देखिए फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग मीन्स नॉवलिस्ट एंड पब्लिशर की बात हो रही है यहाँ पे।
तो लॉरेंस स्टर्न, हेनरी फील्डिंग, पेंसी बर्नी, और इधर दिए हैं थॉमस लॉन्डेस, हेनरिक मिलर, विलियम टेलर, रॉबर्ट डॉड्सली। तो इसमें हम देखते हैं लॉरेंस स्टर्न के तो रॉबर्ट डॉड्सले हैं। एक का चौथा किसमें है, एक का चौथा थर्ड में है। फिर बी का सेकंड मींस हेनरी फील्डिंग, दैट इज हेनरी मिलर, दैट इज करेक्ट। फिर सी का पहला मींस फ्रांसिस बर्ने का थॉमस लॉर्डनेस, एंड डैनियल डेफो के विलियम टेलर, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका क्या 41 का यहाँ पे होगा थर्ड। इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आ गया है 42 क्वेश्चन। क्या है, विच टू राइटर्स हैव रिटन एसे ऑन द डिफेंस ऑफ पोएट्री, सर फिलिप सिडनी, पी.बी. शेली, डॉक्टर मैथ्यू अर्नल एंड टी.एस. इलियट। तो यहाँ पे अगर बात हम करते हैं तो ये लिखा है सर फिलिप सिडनी एंड पी.बी. शेली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री पे। तो इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी चौथा ऑप्शन हो गया। तो इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में क्या है कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है। विच आर द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। ए कैरेक्टर्स नॉलेज और एक्सपेक्टेशन इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय व्हाट द ऑडियंस नो और बाय द आउटकम ऑफ दैट इज करेक्ट। मीन्स इसमें जो सोचते हैं उसके अपोजिट होता है, वही ड्रामेटिक आयरनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 44 क्वेश्चन जो कि है हमारे सामने, इसको देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन ए जो कहता है इंस्टेंसेस ऑफ बिलीव्स ट्रिगरिंग एक्शन आर प्रेजेंट इन सोशल लाइफ एंड मे गिव राइज टू प्रॉब्लम्स इन डिटरमाइनिंग कैजुअलिटी, दैट इज करेक्ट। फिर beliefs may not be accompanied by or give rise to logically appropriate action, that is also correct. And action may occur which are consistent with motivation and intention, but they often, if not usually, also have unanticipated, or that is also correct. But this is not correct explanation of A, so option number 1, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसकी हम बात करते हैं। हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू हुम इफ इट बी टॉट टुवर्ड द जनरल गुड सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ अदर एंड आई विल लुक ऑन बोथ इंडिफरेंटली। ये जूलियस सीजर का है। ब्रूटस यहाँ पे कैसियस से ये बोलता है लाइन, तो शेक्सपियर का प्ले है जो तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ मैकबेथ्स वर्ड्स लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, दैट इज फ्रॉम मैकबेथ। लास्ट एक्ट लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ सब्सटेंस, सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि सॉरी 1 मिनट लाइफ इज जस्ट 7 नेक्स्ट। Which of the following poets does William Hazlitt call Don Quixote like in his essay My First Acquaintance with Poets? तो विलियम हैजलिट ने ये अपना ऐसे लिखा है, इसमें डॉन क्विक्सोट से कंपेयर किसकी करी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन हमारे सामने है। Means for which one of the following reason in Oscar Wilde's novel The Picture of Dorian Gray breaks down when he sees his finished portrait? तो overwhelmed by the beauty of death, ये तो होना नहीं है। overjoyed by the feeling that his beauty will be known to all, that is not correct option। distraught by the fact that his beauty will fade while the portrait stays beautiful, that is the correct option। यहाँ पे इसको नहीं पढ़ा, फिर भी हम इसको पढ़ के दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो थर्ड, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ 49। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं। इन्होंने क्रिटिक्स दिए हैं, वर्क्स दिए हैं। तो इसमें एडवर्ड सेड का तो हमें पता है, इन्होंने कल्चरल एंड इम्पीरियलिज्म दिया है, बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं ए का फोर्थ किस में है भाई। ओ लो, अब यहाँ पे इन्होंने ए का फोर्थ 2 में दे दिया है, अब तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद चलो हम देखते हैं, फिर किसको देखते हैं, के.एम. न्यूटन को देखते हैं। इनके बारे में भी पता है थोड़ा बहुत, इन्होंने शायद थियरी इनटू प्रैक्टिस लिखा है।
थियोरी इनटू प्रैक्टिस के एम न्यूटन का, तो ये डी का तीसरा ओके। हाँ, तो पता चल गया पहला ऑप्शन ही होगा जिसमें डी का तीसरा है। तो एडवर्ड सेड कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, टेरी इग्लिंटन इन द इल्यूजन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, फ्रांसिस मुलरैम कंटेम्प्रेरी ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, के एम न्यूटन थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। ओके। अब हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। Which of the following sociologist ideas on the practice of receiving and giving gifts are used by J. Hillis Miller to reinforce her arguments in the essay Critic as Host? तो यहाँ पे मार्शल मॉस होंगे इसमें, आई थिंक 50 क्वेश्चन, दैट इज मार्शल मॉस, थर्ड ऑप्शन। ओके, फिर हम क्या है ये देखते हैं भैया। 51 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय एन इंग्लिश इन यूनिवर्सल लैटिन इज फर्दर एडेड टू बाय द फ्लेमिश पीटर गाइल्स इज रिवाइज्ड बाय द डच इरास्मस। ओ, डच इरास्मस ने भी लिखा है। इज प्रिंटेड एट लोवियन इन 1516, later at Paris, still later at Basel, where it was illustrated by two woodcuts from the hand of the German Holbein। तो ये तो यूटोपिया है ना, सबको पता होगा। थर्ड, दैट इज यूटोपिया। फिर हम बात करते हैं 52, द सैडलर कमीशन रिपोर्ट वाज critical of the quality of students graduating from the university and had very perspective remarks ऑन इंग्लिश एंड द यूज़ ऑफ मदर टंग इन इंडियन एजुकेशन। तो ये तो पता ही होगा ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए लिखा गया था। हाँ, तो स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। 7 नेक्स्ट, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। मैथ्स 53, दैट इज़ मैच द बुक्स विद द राइटर्स। अब हमें इसमें ज़्यादा तो पता नहीं है, जो कि शेक्सपियर्स निगोशिएशंस मुझे पता है, जो कि लिखा गया है स्टीफन ग्रीनब्लैट द्वारा। अब हम सी का सेकंड देखते हैं, किसमें है भाई, सी का सेकंड देखते, थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं भाई, ए का फोर्थ, द मैड वुमन इन द एटिक, जैसे सांड्रा एम गिलबर्ट एंड सुसन गुबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये भी पूछा जाता है। द मैड वुमन इन द एटिक, सांड्रा एम गिलबर्ट एंड सुसन गुबर ने लिखा है। फिर इसमें बात करते हैं हम बी का पहला, मीन्स द रिच ऑफ द अर्थ, फ्रांस फैनन, शेक्सपियर निगोशिएशन, स्टीफन ग्रीनबर्ग। इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, ये स्टैनली फिश, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। स्टैनली फिश जो कि एक फेमिनिस्ट राइटर थी, इन्होंने लिखा था इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 54 क्वेश्चन हमारे सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल वॉवेल्स। अब कार्डिनल वॉवेल्स के कॉन्सेप्ट को किसने किया था, डैनियल जोन्स थे जिन्होंने कार्डिनल वॉवेल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें थर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। विच राइटर अप्लाइड द टर्म कल्चरल पोएटिक्स to his own critical contribution to make literature and arts as part of social cultural poetics की बात करते हैं, कौन करते हैं भाई, स्टीफन ग्रीनब्लैट, पहला ऑप्शन। क्योंकि रेमंड विलियम्स तो मटीरियलिज्म से हैं, कल्चरल मटीरियलिज्म इनका कॉन्सेप्ट है, मिखेल वक्त इनका अलग है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट, चलिए फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू। अब इसको तो पढ़ के कर सकते हैं आप, ऑप्शन पढ़िए आराम से हो जाएगा। पीयर रिव्यू क्या होता है, अ पोस्ट पब्लिकेशन प्रोसेस इन विच द वर्क इज सबमिटेड टू ए पैनल ऑफ रिव्यूअर्स फॉर असरटेनिंग क्वालिटी। ये तो नहीं पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू जैसे क्लास में बीएड में कराया जाता है, उसमें क्या होता है, रिसर्च का एक है, हम कुछ लिखते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उन्हीं से कराया जाता है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं या उस क्षेत्र में उनको मतलब जो भी टॉपिक है उसमें महारत हासिल किए हैं, वो मतलब उसी से कराया जाता है। ए प्री पब्लिकेशन प्रोसेस इन विच वर्क सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन इज इवेल्यूएटेड फॉर क्वालिटी बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। प्री पब्लिकेशन प्रोसेस होता है ये, जो कि एक्सपर्ट से कराया जाता है, सेकेंड ऑप्शन। अब देखते हैं क्या है 57 क्वेश्चन जो कि है। 57 में व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म कल्चरल मटेरियलिज्म। अब कल्चरल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, जो कि दिया गया है, रेमंड विलियम्स ने दिया है।
द कल्चरल अफेक्ट दैट रिलीजन हैज़ इन सोशल लाइफ, नो। द अब मटीरियलिज्म की बात है तो यार थर्ड ऑप्शन में ही मटीरियल यूज हुआ है। द मटीरियल अफेक्ट द कल्चर हैज़ एनवायरनमेंट, दैट इज सिंपल क्वेश्चन, कर सकते हैं आप थर्ड। ओके, तो इसको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्लेटोज बिलीव्स एक्ट्स वाज शैली काउंटरिंग बाय सेइंग दैट पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ मैनकाइंड। मीन्स कैसे इन्होंने प्लेटोज बिलीफ एक्ट्स वाज शैली काउंटरिंग बाय सेइंग, शैली को इन्होंने प्लेटो ने किस तरीके से बोला है। 1 minute, which one of the following of Plato's belief was Shelley countering by saying that, okay, प्लेटो के बिलीफ को इन्होंने शैली ने किया है, तो क्या कहा है, पोएट्स आर द एक्नॉलेज लेजिस्लेटर, इसका मतलब क्या है। मीन्स इसका मतलब देखते हैं भाई क्या है, बेनिसमेंट ऑफ पोएट्स फ्रॉम द रिपब्लिक, नो डिस्ट्रस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ पोएट्री मैनकाइंड। अब बात लेजिस्लेटर की हो गई यार, तो तीसरा ही होगा, प्रेफरेंस फॉर लेजिस्लेटर ओवर पोएट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस रिफर्स टू द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन इन इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इंक्लूड लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, नो, इन्होंने ये बात नहीं कही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लोअर लेवल्स इन फ्यू स्टेट्स, एज अ फ्यू स्टेट की बात होगा, निगेटिव सेंटेंस तो हम बिल्कुल नहीं प्रेफर करते हैं कभी भी। फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इंक्लूड लिटरेचर, नेचुरल साइंस एंड मैकेनिकल, यही बात बहुत अच्छी लग रही है इनकी, तो थर्ड ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, टू सी him act is like reading Shakespeare by flashes of lighting, about which Shakespeare acted Collins wrote the above line। तो यहाँ पे ये किसके लिए इन्होंने लिखी, डेविड गैरिक होंगे नहीं, रिचर्ड बर्बेज है नहीं, जॉन फिलिप कैम्बल है नहीं, तो इसमें कौन से होंगे, फोर्थ एडमंड कीन के लिए इन्होंने ये लिखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Question number 61. Identify the stage that falls between the imaginary and symbolic stage according to Jacques Lacan. That is middle stage. Correct option. फिर who is the author of the rationale of the copy text, means who is the author of this, तो ये लिखा है फ्रेडसन बर्नसन नहीं, W क्रेग ने लिखा है, W क्रेग, सेकेंड ऑप्शन। ओके, इसको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लस्टर मैचेस द प्रोज स्टाइल दैट कैम टू बी नोन एज कार्लाइलिस। तो कार्लाइलिस में कैपिटल लेटर्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, फ्रेज इन जर्मन होते हैं, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, क्या है, विच आर द फॉलोइंग एप्टली नेम्स द लैंग्वेज रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ टू म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज सिस्टम, दैट इज पिडगिन। पिडगिन होता है भाई, याद कर लेना इसको। 65 की बात करते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ पोएट्स इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो विलियम लैंगलैंड, विलियम डनबर, लेमैन है, तो लेमैन इसमें पहले आते हैं, एक्चुअली चौसलियन एज के हैं ये सब, तो लेमैन के बाद विलियम लैंगलैंड आते हैं, फिर विलियम डनबर आते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैच आ गया, मैच वाले बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं पता। थर्ड स्पेस हमें पता है जो कि होमी भाभा का है, और हमें द लास्ट जनरेशन भी पता है जो गटेड स्टिन का है। तो थर्ड स्पेस सी का सेकेंड देखिए किसमें है भाई, सी का सेकेंड, सी का दो में है, पहले और तीसरे में भी सी का सेकेंड है। चलो फिर हम अपने दूसरे पे आ जाते हैं भाई, द लास्ट जनरेशन जो गटेड स्टिन का है। तो ये गटेड स्टिन किसमें है, पहले बी का चौथा, बी का चौथा भी हमारा तीसरे में है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। अब इसमें देख लेते हैं और भी चीज़ें हैं। एक का थर्ड, द फ्रंटियर थीसिस किसका, F.J. टर्नर का। द लास्ट जनरेशन हो गया गटेड स्टेन, थर्ड स्पेस होमी भाभा, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग रेमंड विलियम्स का, तो ये याद कर लेना। फिर व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम द थॉर्न। द थॉर्न पोएम में कुछ लाइंस लिखी, इनका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं वर्ड्सवर्थ साहब इसमें। I have measured it from side to side, this 3 feet long and 2 feet wide। अब 3 feet and 2 feet wide, that is फॉलन बो नहीं होगा, क्रैडल भी नहीं होगा, क्रैडल के बारे में क्यों कहेंगे भाई, एंड इन्फेंट्स ग्रेव है, दैट इज़
करेक्ट ऑप्शन, इसको तो दिमाग से कर सकते हैं हम। फिर 68 क्वेश्चन हम बात करते हैं, जिसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएटिक स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्टैक्टो राइम्ड लाइन एज shown below? What can it avail to drive a wheel or to make a sail of a Hellenic tale? That is the correct option here, Skeltonic, fourth. Okay. फिर द क्वेश्चन ये आ गया, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी पूछा गया था, उन्होंने शायद डक्टाइल पूछा था ना। अब इसमें मैंने बताया भी था उस टाइम, आइएम्बस का ट्रॉची होता है अपोजिट, एनापेस्ट का डक्टाइल, देख लो कहीं पे है ये, आइएम्बस इज ट्रॉचिक एज एनापेस्ट स्टाइल, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। नाउ वी विल क्लिक ऑन दैट थर्ड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। व्हाट टर्म यूज्ड बाय फर्डिनेंड ससुरे करस्पॉन्ड टू नॉम चॉम्स्की's टर्म परफॉर्मेंस? तो इसकी जब बात होती है तो भैया पैरोल होता है ये, सेकेंड ऑप्शन। इन विच ऑफ अनीता देसाई's नॉवल डज एन इंसेन वाइफ किल हर हस्बैंड? तो फेमस है इनका क्राई द पीकॉक में ही ये नौटंकी करती हैं, ये हस्बैंड को किल करती हैं, भाई बच के रहना। उसके बाद बात करते हैं 72, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय आइरिस मुड्रो टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एजिंग थिएटर सेलिब्रिटी हु विड्रॉज इनटू ए लाइफ ऑफ सेक्लूजन एंड राइट्स ए डायरी जर्नल नॉवेल? तो ये द सी है थर्ड। अरे बढ़ जाओ भाई, थर्ड। फिर 73 क्वेश्चन हमारे सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ब्लैक ह्यूमर एज ए मॉर्बिड एंड प्रोवोकेटिव ट्रीटमेंट? तो 73 ना, ओल्ड एज एंड डिजीज़ नहीं, ये नहीं था। यूथ एंड पर्सनल मतलब नहीं, डेथ एंड डिजीज़, हाँ यही होगा, डेथ एंड डिजीज़ होता ब्लैक पाइल ह्यूमर, थर्ड। फिर इन विच प्ले अदर दैन जूलियस सीजर है शेक्सपियर डिपिक्टेड द रोमन्स बेटर दैन द रोमन राइटर देमसेल्फ हैव डन? तो इनके रोमन प्ले कौन सा, कोरियोलेनस है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से सेकेंड। What was Gramsci's term for cultural consensus supporting capitalism? ये ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की, इन्होंने कल्चरल हेगोमोनी का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये फोर्थ। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन। कंसीडरिंग द स्टोरी ऑफ द नॉवल व्हाट डज द टाइटल डोम्बी एंड सन स्टैंड फॉर? द डोम्बी एंड सन, इसमें टाइटल का क्या मतलब है? इट्स द चॉइस बिटवीन अ सन एंड अ डॉटर, दैट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, 7 नेक्स्ट। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 77, दैट इज 77 में वाइल लुकिंग फॉर पब्लिकेशन डिटेल ऑफ ए बुक और रिसर्चर में कंसल्ट द बुक्स कॉपीराइट पेज विच में अपीयर जस्ट आफ्टर द कवर, दैट इज करेक्ट, फर्स्ट। 7 नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द पैसेज गिवन बिलो? I have observed with growing anxiety the career of this word culture during the past 6 or 7 years. We may find it natural and significant that during a period of unparalleled destructiveness, this word should come to have an important role. तो ये है इम्पोर्टेंट, टी एस एलियट का नोट्स टुवर्ड डेफिनेशन ऑफ कल्चर से लिया गया है ये भाई पैराग्राफ। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट डज हार्लम रेनेशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज हार्लम रेनेशा रिफर टू? तो हार्लम रेनेशा किस चीज़ को करता है? तो ये अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में एक मूवमेंट था, तो उसी से बोलते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसमें है, तो इसी को हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज रिफर्ड टू एज बीस्ट इन द कोर्ट किल द बीस्ट, कट हिज थ्रोट, स्पिल हिज ब्लड इन विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? ये एक एलिगरी है, एनिमल्स मीन्स उसमें कुछ बच्चे होते हैं, उन पे है, ट्रुथ एंड वर्च्यू एंड वाइसेस पे बात करी गई है, तो ये लाइन बोली गई है सीमन के लिए, साइमन, थर्ड। फिर उसके बाद 81 क्वेश्चन जो कि है, विच आर द फॉलोइंग प्लेज इज करेक्टेड बाय द एक्सक्लूसिवली हैव अ सिंगल कैरेक्टर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, दैट इज क्रैप्स लास्ट स्टैप, क्रैप्स लास्ट स्टैप, फोर्थ। ओ 82 में क्या है? Given below are two statements, one is Liberty's assertion and the other is Liberty's reason. The assertion that dialects of English that have resulted from the regional separation of English-speaking communities have not acquired the status of language. फिर रीज़न क्या दिया? The Germanic dialects that are now Dutch, English, German, Swedish, it's have become distinct owing to geographical depression. दोनों बातें भी सही हैं और ये
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो सेकेंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर सॉरी, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ दैट इज़ करेक्ट, मीन्स सेकेंड ऑप्शन होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। फिर हम 83 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। हम द मिडिवल इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड इट्स स्टडीज बेस्ड ऑन द 7 लिबरल आर्ट्स, 3 ऑफ दीज द ट्रिवियम रिफर टू द स्टडी। 3 कौन सी थी भाई? तो ये ग्रामर, लॉजिक, रिटोरिक की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये फिर 84 क्वेश्चन, दैट इज कल्चर इज ऑर्डिनरी, दैट इज द फर्स्ट फैक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज टेकन बाय रिसोर्स ऑफ होफ। तो सेकेंड ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोर इन्वॉल्व विद मैं नो कैप्टन माई कैप्टन, सिंपल क्वेश्चन। कौन थे भाई? अब्राहम लिंकन थे। चौथा ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन, दैट इज which artistic technique best describe interplay of light and shade in the following lines? I have looked at it so long, I think it is a part of my art, but it flickers, faces and darkness, separates over and over. A woman bends over me, searching my reaches for what she really is. Then she turns to those liars, the candles or the moon. I see her back and reflect it faithfully. Flashback की बात हो रही भाई। 1 minute, 1 minute, 1 minute. तो यहाँ पे I have looked at it so long, I think it is a part of my heart, but it flickers, faces and darkness separate us over and over. A woman bends over me. Oh, not this is Chia Souls की रूह है। फोर्थ ऑप्शन। 87 की बात करते हैं। Which two titles from among the following deals with issue related to the institutionalization of English in post-independence India? 87 का ऑप्शन यहाँ पे प्रोफेसिंग लिटरेचर से लिया गया। 1 मिनट, ये प्रोवोकेशंस, ओके। प्रोफेसिंग लिटरेचर, द लाई ऑफ द लैंड, द म्यूज अनचेंड। तो यहाँ पे राइट कॉम्बिनेशन होगा प्रोवोकेशन, द लाई ऑफ द लैंड, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ओके, क्लिक करके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर what in sum is Sydney's point in the following? Nature never set forth the earth in so rich tapestry as diverse poets have done, neither with pleasant rivers, fitful trees, sweet smelling flowers, nor whatsoever else may make the too much loved earth more lovely. Her word is brass, and the poets only deliver a golden Philip Sidney. The works of art are superior to the natural world they represent. That is the correct option. That is the correct option. First. Then we are just moving next question. 89. It is an axiom in mental philosophy that we can think of nothing which we have not perceived. When I say that we can think of nothing, I mean we can imagine nothing, we can reason of nothing, we can remember nothing, we can foresee nothing. The most astonishing combinations of poetry, the subtlest deduction of logic and mathematics are no other than combination which the intellect make of sensation according to its own laws. A catalogue of all the thoughts of the mind and of all their possible modification is a साइक्लोपेडिक हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अब इसको अगर बात करें तो पढ़ने से समझ में आ जा रहा है किसकी बात चल रही है। अकॉर्डिंग टू राइटर, परसेप्शन इज द बेस्ट एपिस्टेमोलॉजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर एक्सेप्टेड एपिस्टेमोलॉजी। परसेप्ट करना तो भी इन्फ्रेंस होता है। इन्फ्रेंस क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को समझ के उसका रीजन निकाल लेते हैं, चलो इसके पीछे ये फैक्ट होगा, अगर हमने कोई चीज़ देखा तो उसको डिडक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्रेंस। थर्ड, ओके। ओ फिर से भाई, इट इज़ एन एक्सियम इन मेंटल फिलोसफी, इट इज़ एन दैट वी कैन थिंक नथिंग। चलो इसको पढ़ तो चुके ही हैं हम, देखते हैं पूछते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन विच आर द फॉलोइंग करेक्टली कैप्चर द मीनिंग ऑफ ए साइक्लोपेडिक हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, द नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स पॉसिबल, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट होगा इसमें। फिर 91 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द हीरोज ऑफ कैरनेट्स, डॉन किक्सोट, मार्क ट्वेन्स, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, थॉमस मैन्स, कन्फेशन ऑफ फेलिक्रोल। पिकेलो, पिकारो होगा क्योंकि घूमते रहते हैं ये वांडरर, तो ये पिकारो होते हैं इस टाइप के। फिर से आ गया भाई। द स्टडी ऑफ एंग्लो अमेरिकन लिटरेचर, सर्टन डिस्टिंग्विश्ड नेम्स
In critical Trojan scholarship became synonymous with famous writer in period of literary history as the following: Edward Mendelssohn, Jerome Macman, Stanley Fish, Kennard. तो स्टैनली फेस जॉन मिल्टन हो गई हैं। तो सी का पहला देखते हैं भाई, सी का पहला मीन्स तो सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 93 क्या है? विच आर द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट टू नॉवेल्स फिगरिंग द राइटर एज अ पब्लिक फिगर, एज अ सेलिब्रिटी एंड एज ए ग्रिस्ट फॉर द एकेडमिक मेल्स। तो ये बिच ए बुक एंड बिच इज ए बैग, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ। नेक्स्ट, फिर 94 की बात करते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ यूनिवर्सिटी? सिंपल क्वेश्चन है, थॉमस नैश ही हैं जो कि यूनिवर्सिटी विजिटर, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। फिर 95 देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion and the other is labeled as reason. Language construct meaning, and then the reason in language structures meaning depending on the speaker, subject, perception, context, and orator. Okay, both A and R are true, and R is the correct explanation of the correct option. मैच द प्ले विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्ले, द डॉक्टर्स डायलेमा। तो इसको पता, मॉकरी या फिजिशियन इग्नोरेंस होगा, नहीं भी पढ़ा तब भी पता होगा, डॉक्टर डायलेमा में है तो जाहिर सी बात। आर्म्स एंड द मैन भी सबको पता होगा, सटायर एंड मिलिट्री हीरोज है। तो इसको देख लेते हैं भाई, पहले का चौथा और डी का दूसरा किस में है? पहले का चौथा यही हो गया, डी का दूसरा चौथा ऑप्शन हो गया, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब ये पैसेज हैं 97, द ग्रोसर्स चिल्ड्रन ईट डे old bread, moldy cakes and cheese, soft black bananas on stale shredded wheat, wiveled rice, their plates heaped high with wilted greens, bruised fruit, surprise trees from unlabeled cans, tented meat. The grocer's children never go hungry. Which of the following words best describe the last sentence? अब इसमें इतना सब खा रहा है वो फिर भी कह रहे हैं द ग्रोसर चिल्ड्रन नेवर गो हंग्री, दैट इज़ द आयरनिक फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद फिर से वही है, मीन्स इसको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज सजेस्ट बाय द वर्ड टेंटेड मीन्स इन लाइन 11? तो टेंटेड सजेस्ट करता है दैट इज स्पॉइल्ड, थर्ड। ओके, फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ डज द पोएम अचीव इट्स इफेक्ट? दैट इज it lists a number of grocery items which do not have any tangible nutritive value. It presents a series of inedible fare in the face of the basic need to, that is correct option, second। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 100वां क्वेश्चन क्या है। whose point of view seems to have been stated in the poem? तो ये तो करेक्ट है, द नरेटर। अब इसमें पोएट तो नहीं कह सकते, तो नरेटर ही होगा भाई, थर्ड। 7 next। Now I have attempted all the 100 questions and finally we are going to submit it. I just not answered all questions are attempted, you can see here green, and now final submit it. Are you sure you want to submit for fun marking? Okay, then view result 100, total question 100, correct answer 100, I scored 200, total attempted 100। तो ये क्वेश्चन सारे हैं, इनको आप एक बार देखिए, मैं और भी सॉल्व करूँगा। जैसे ये 100 क्वेश्चन सारे आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पूरे हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये काफ़ी हो सकता है आपकी हेल्प करें। ये जून का पेपर था, मैं और भी लेकर आऊँगा, उस पर भी बनाऊँगा। तो इसको देखिए, अगर आपको लगे सही है, काफ़ी हेल्पफुल लगेगा।